बांग्लादेश में कई दिनों से चल रहे कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट ने धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया था। हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे और कहीं पर रैली निकाली गई तो कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट की संख्या इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस और आर्मी को स्टूडेंट के सामने खड़ा कर दिया। मजबूरन होकर सारे रूट्स, रेलवेज ब्लॉक कर दिए। इंटरनेट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप को भी बंद करके मुख्य एरियाज में कर्फ्यू लगा दिया गया। और कर्फ्यू भी छोटा वोटा नहीं, सीधा शूट एट साइड वाला। और कई बार तो स्टूडेंट के ऊपर सीधा गोलियां भी चलाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा निहत्थे स्टूडेंट मार दिए गए और हजारों स्टूडेंट घायल हुए, कई हजार लोग गिरफ्तार किए गए। अब धीरे धीरे ये मामला और भी बढ़ गया और स्टूडेंट शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश का मंजर हिंसक हो गया। स्टूडेंट उनके बैंगलों में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगे। उन्होंने पार्लियामेंट पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कर लिया और अपनी मनमानी करते नजर आए। यहाँ तक कि बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू भी गिरा दिया गया। अब इतने दिनों से शटडाउन रहने के बाद बांग्लादेश $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान भुगत चुका है। आखिर क्या थी इस सब के पीछे की वजह? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस सब की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को, जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सिविल सर्विस में कोटा सिस्टम फिर से लागू करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद से शुरुआत में कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन ईद की छुट्टियां आने वाली थी, इसलिए प्रोटेस्ट टेम्पररी पोस्टपोन कर दिए गए। अब ईद के बाद स्टूडेंट ने फिर से प्रोटेस्ट शुरू किया और इस बार ये कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। अब उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की मांग रखी। अब भले ही ये प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम की मांग को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी चीजें शामिल होती गईं। अब बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसे छात्र लीग कहा जाता है। अब छात्र लीग के मेंबर ने पुलिस के साथ मिलकर कई बार प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर हमले किए। इसके बाद स्टूडेंट में गुस्से की एक लहर सी उठ गई। इसके साथ ही बांग्लादेश की आर्मी ने स्टूडेंट के खिलाफ यूएन की गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया। इससे ये समझ आया कि यूनाइटेड नेशन भी इस सब में शामिल है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के खिलाफ एक गलत इंप्रेशन बन गया। इसके बाद यूएन ने बांग्लादेश से इस हरकत की वजह पूछी। अभी प्रोटेस्टर का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ नए आदेश लागू किए, जिन्होंने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को जॉब में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा? अब प्राइम मिनिस्टर के इस बयान ने जैसे आग सी लगा दी। इस बयान का असर आप तब समझेंगे जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकारों के बारे में जानकारी होगी। अब 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था और इन दोनों में रिलीजियस का फासला काफी ज्यादा था। रिलीजियस के अलावा भी इसमें कई सारे डिफरेंस थे, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस था एक लैंग्वेज का। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी का बोलबाला था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इन इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी को काफी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट्स में से 167 सीट्स हासिल कर ली। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स थी 300, जिसमें से 167 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग के पास थी। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकता था, लेकिन उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को ऐसा मंजूर नहीं था, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का एक इशारा कर दिया। इसके बाद 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के कई घरों में लहराया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना। बांग्लादेश की आजादी की यह जंग अगले 9 महीने तक चलती है। इस दौरान ईस्ट पाकिस्तान में कुछ मिलिट्री यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आजादी पाने के लिए एक अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस, मुक्ति वाहिनी या फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ जो ग्रुप बांग्लादेश में ही मौजूद था और वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उसको रजाकार कहा जाता था। अब इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में बांग्लादेश को इंडिया का सपोर्ट भी हासिल हो गया और 26 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया।
अब क्योंकि बांग्लादेश की आजादी फ्रीडम फाइटर्स की मदद से हुई थी, तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के लिए सिविल सर्विस में अलग से 30% कोटा रख दिया। अब 1997 में यानी लिबरेशन वॉर के 26 साल बाद सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई। इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने यह कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया, और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का ये कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी 10% फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल इसका यूज कर पा रही थी और बाकी का कोटा व्यर्थ जा रहा था। अब जो लोग मेरिट पर मेहनत करके सिविल सर्विस जॉब हासिल करना चाहते थे, उनका कोटा 40% था, जो कि अब कम पड़ने लगा था। अब ये सिचुएशन स्टूडेंट को खराब लगती थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके भी 40% कोटा में नहीं आ पाते थे, जबकि फ्रीडम फाइटर्स के परिवार बिना मेहनत करे आसानी से सिविल सर्विस जॉब पा लेते थे। अब 2018 में कोटा सिस्टम के खिलाफ कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लिए यह कोटा रखना चाहती हैं। इस पर स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किए। अब स्टूडेंट का कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स का बचने वाला कोटा मेरिट बेस्ड कोटा में शामिल किया जाए, या तो फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम कर दिया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर जारी किया और सिविल सर्विस में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक इसके बाद खामोशी रही, लेकिन अचानक 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने वो एक्सक्लूसिव ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने का फैसला किया। इसके बाद प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने बड़े बदलाव का एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट के लिए रखा गया, जो पहले 44% था। अब फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था, उसको 5% कर दिया गया, और 1% कोटा माइनॉरिटीज के लिए और 1% कोटा डिसेबल्ड पीपल के लिए रखा गया। तो ये रही इस कहानी के पीछे की वजह। अब बांग्लादेश में आगे क्या होगा ये देखने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।